बात कर रहे हैं तो नाबालिग आरोपी पर फैसला आ जाएगा। इस पूरे मामले में कुल 6 आरोपी थे। एक छठे आरोपी ड्राइवर राम सिंह ने जेल में ही खुदकुशी कर ली थी, आत्महत्या कर ली थी और बस अब से कुछ ही देर में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का फैसला आने वाला है और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। स्टूडियो में हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुकी है, अनुजा कपूर, सामाजिक कार्यकर्ता। अनुजा, स्वागत है आपका दिल्ली आज तक के स्टूडियो में। टीना शर्मा हमारे साथ हैं ही, उनसे हम चर्चा इस पर कर ही रहे हैं। अनुजा, आपका पहला रिएक्शन इस पूरे मामले पर जानना चाहेंगे। आज जो नाबालिग है, छठा आरोपी, उस पर फैसला आना है और उम्र को लेकर यहाँ पर बहस हो रही है। इसी के अंदर मैं बताऊंगी कि मैं क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट हूँ और जो इसकी उम्र 17 साल जो उस दौरान बताई जाती है, जो काम उसने बारबेरिक एक्ट जो किया है, एक जो ये इतना हीनियस क्राइम किया है और जो लॉ इसको मानता है, वो ये कहते हैं कि ये एक हीनियस क्राइम है, पर वो एक बच्चा है और 17 साल को लड़के को एक बच्चे का करार देना, जिसने इस तरह का हीनियस एक्ट किया है, क्या लॉ उसे इस एज एन अडल्ट मानेगा? ये सबसे बड़ा एक कंफ्यूजन है हम सब के बीच में, जो अभी मुझे लगता है थोड़ी देर तक क्लियर हो जाएगा। लॉ अगर चाहे, एक जज चाहे, तो इसको बाईपास कर सकता है, इसको एक लीडिंग केस बना सकते हैं कि उम्र पे ना जाकर एक क्राइम पर रखकर इसका जो वर्डिक्ट है वो दिया जाए। वो सही मायने में मैं कहूंगी एक इंसाफ होगा और वो जो लड़की जो इस वक्त अब हमारे बीच में नहीं है, तो उसकी आत्मा को शांति यहीं से मिल सकती है, शुरुआत यहीं से हो सकती है। बिल्कुल, शुरुआत यहीं से हो सकती है। लेकिन अनुजा, रह रहकर जो सवाल बार बार सबके जहन में है वो यही, और जो बातें सामने आ रही हैं कि लॉ के हिसाब से, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के हिसाब से, अगर दोषी पाया जाता है ये छठा आरोपी, तो उसे 3 साल से ज्यादा की सजा नहीं होगी, वापस वो वैसे ही समाज में आकर अपनी जिंदगी जिएगा। उसको कोई बहुत सख्त सजा नहीं मिलने वाली है, जो कि आम लोगों के जहन में इस बात को लेकर है। वो सभी ये चाहते हैं, क्योंकि सभी लोग नहीं जानते हैं कि क्या है कानून की धाराएं, क्या है कानून, किस तरह का कानून होना चाहिए। जब ये पूरी घटना सामने आई थी तो एक गुस्सा सबके जहन में था और अभी तक है, जिन लोगों को इंतजार है इस मामले में न्याय का। बिल्कुल, मैं यही कह रही हूं कि ये चाहे, अगर चाहे, जुडिशरी चाहे, तो इतने केसेस आज की डेट में हमारा जो एक लॉ है वो बहुत ही बदलाव के ऊपर चलता है। जो लॉ जो आज है वो कुछ टाइम पहले ऐसे नहीं थे। अब ये धीरे धीरे बिहेवियरल एस्पेक्ट चेंज होता है हम लोगों का, सोसाइटी का, उसके हिसाब से लॉ भी चेंज करना पड़ता है। वक्त है, बिल्कुल है। यही केस अगर जुडिशरी ने जिस तरह इतना टाइम लिया है, जबकि वो कहते थे कि ये फास्ट ट्रैक कोर्ट है, और फास्ट ट्रैक कोर्ट का मतलब जहां पर हमें समझ में आता है वो है डेली बेसिस पे सुनकर 4 या 5 महीने के अंदर को इसको रफा दफा कर देना, जो ऐसा नहीं है। ये दे आर टेकिंग लॉट ऑफ टाइम। अब उसके अंदर कम से कम इतना कर दें ये कि इसको लीडिंग केस को लेते हुए एक भावना, यहां पर दे कहते हैं कि जो लॉ है वो भावनात्मक नहीं है, वहां पर भावनाओं की कोई कदर नहीं है। लॉ लॉ है और लॉ के हिसाब से चलेगा। पर क्या लॉ ने सच में हमारी हेल्प करी है? ये समझने की बात है। टीना, सवाल आपसे कि क्या बिल्कुल लॉ ने हमारी हेल्प करी है या नहीं, और सवाल ये भी, क्या लगता है कि कानून में कहीं ना कमी है? जो, क्योंकि इस घटना के बाद ये लगा था, जिस तरह का गुस्सा था और जो आश्वासन बड़े बड़े मंत्रियों की तरफ से, बड़े बड़े अधिकारियों की तरफ से, पुलिस की तरफ से दिए गए थे कि आगे इस तरह का कुछ नहीं होगा, और लगा भी एक पल को वही था, जो दावे, जो वायदे किए गए थे कि नहीं होगा। लेकिन इसके कुछ वक्त बाद ही बहुत सी इस तरह की एक के बाद एक घटनाएं आई, तो कहीं ना कहीं ढिलाई है, कमी है। मुझे तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि पिछले मेरे ख्याल से 2 महीने तक, अब 16 दिसंबर का एक केस हुआ था, इंडिया गेट से हम लोगों ने शुरू किया था, डिबेट्स वहां से शुरू हुई, और मुझे लगता है कि मई 15 तक मैं रेप केसेस पे डिबेट करती रही हूँ टेलीविजन चैनल्स पे। तो मई 15 तक बस इतना फर्क पड़ा था कि जो जितने केसेस हैं रेप के, उनकी रिपोर्टिंग ज्यादा हो गई थी। बीच में एक गुड़िया का केस आया था, 5 साल की बच्ची का। बहुत सारे केसेस ऐसे आए जो मीडिया में आए, और कई केसेस तो 5-5, 6-6 दिन चले, क्योंकि वो बहुत सीरियस हालात में बच्चियां थी। बस इतना फर्क पड़ा कि केसेस ज्यादा रिपोर्ट होने लग गए। जहां 2 केस रिपोर्ट होते थे पर डे, आप ही के चैनल पे एक रिपोर्ट हमने देखी थी जिसमें 6 केसेस रिपोर्ट हो रहे थे। और समहाउ मुझे लगता है कि
लोगों में, लोग जहां पहले जाके रिपोर्ट नहीं करते थे, अगर बच्ची के साथ रेप हो जाए घर वाले शर्माते थे, घर वाले जाते नहीं अब वो थे, जाकर आज वो रिपोर्ट रिपोर्ट कर रहे हैं। आज उन्हें पता चल रहा है कि एक का केस जो है वो लाइट में आया है, उसको लेकिन इंसाफ टीना, मिल रहा है, तो हमें भी अभी इंसाफ भी ऐसे मिलेगा। बहुत से केस देखने में आते हैं जहां पुलिस कहा जरूर गया था कि मदद करेगी, लेकिन पुलिस आपस में समझौता कराने पर ज्यादा जोर देती है। टीना, बहरहाल आप हमारे साथ स्टूडियो में आए, आपने चर्चा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और Thank you हमारे so साथ अनुजा आप बनी रहेंगी स्टूडियो में, आगे भी चर्चा इसी मुद्दे पर जारी रहेगी। फिलहाल ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होंगे। देखते रहिए दिल्ली आज तक के लिए। हमारे साथ अनुजा कपूर क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट बनी हुई है इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। अनुजा, कानून के हिसाब से ये जो छठा आरोपी है नाबालिग है, लेकिन उसने सबसे ज्यादा दरिंदगी उस वक्त उस वारदात के दौरान इसी शख्स ने दिखाई। ऐसे में अगर हम, आप क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट हैं, उस हिसाब से बात करें कि किस तरह की मानसिक स्थिति ऐसे में इस उम्र के इंसान की होती है जो उसने इतनी दरिंदगी वहां पर दिखाई। जुवेनाइल का मतलब आज हम सब जानते हैं, जो 18 से 1 सेकंड भी नीचे हुआ उसको बच्चा कहा जाता है। अब आप ये देखेंगे कि जुवेनाइल का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, उनका एक पैटर्न होता है क्राइम करने का, और वो ऐसे हालातों में पले बढ़े होते हैं कि जहां पर जो जुवेनाइल ऑफेंडर्स होते हैं वो किस तरीके से हीनियस क्राइम को अंजाम देते हैं। ये भी देखा गया है कि जो जुवेनाइल्स, अब उनका जो बारबेरिक एक्ट है, जिस तरीके से वो क्राइम करते हैं, वो सबसे ज्यादा दर्दनाक और हैवानियत भरा है जो एक आम ऑफेंडर करता है। जुवेनाइल का मैं आपको बताऊंगी कि ये, इनको देखकर जहां तक मैंने पढ़ा है, सुना है और उनको देखा है और उनको ट्रीट किया है, इस केस के अंदर अगर आप देखें तो इसका बाप जो था वो अनसाउंड माइंड से था। इसकी मां जो है, उनके पास 6 बच्चे थे। ये लड़का पहले से ही ना तो पढ़ाई के अंदर इसका मन लगता था, और ये 5 साल से अपने घर के बॉन्ड से अलग था। जहां पर आप देखेंगे कि इस तरह के जो लड़के निकलकर सामने आते हैं, उनके जो घर होते हैं ब्रोकन होम्स होते हैं। वहां पर एजुकेशन का कोई नामो निशान नहीं है, किसी चीज की, इस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर है हमारे देश में, इस चीज की कोई नॉलेज नहीं है। इस तबके पर इन लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं है। वो डोमेस्टिक वायलेंस के काफी ज्यादा करीब होते हैं। क्यों? क्योंकि वो बचपन से इस डोमेस्टिक वायलेंस को देखते चले आते हैं। बाप जो अनसाउंड माइंड में होगा, वो आता है, कोई इस तरीके का काम करता है, मां को मारता है या कुछ, तो बच्चे के दिमाग में एक तो औरत को किस तरीके से लिया जाता है, इसकी जिंदगी में एक औरत की वैल्यू नहीं थी। उसको यही बताया और उसने पढ़ा और उसने देखा और समझा अपने आसपास के एनवायरनमेंट से कि यहां पर एक औरत की कोई वैल्यू नहीं है। वो घर में डोमेस्टिक वायलेंस, मे बी सेक्सुअल अब्यूज, पीयर ग्रुप के साथ अपने आप को बूस्ट करता हुआ, स्कूल का कोई नामो निशान नहीं। जबकि ये जाता था, इन बच्चों में इस तरीके की चीजें देखी जाती हैं कि ये बच्चे जो होते हैं, इनमें पढ़ाई का कोई मतलब नहीं होता, इनको भेजने के बाद भी ये स्कूल में नहीं जाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं घर के आसपास की जो जिस तरह की परिस्थितियां होती हैं, वो भी इन सब के पीछे की एक बड़ी वजह होती है। और चिराग, जिस तरह से हमारे संवाददाता ने बताया कि 11:30 बजे के बाद इस पर फैसला आ सकता है, और किस तरह की संभावनाएं, क्या आ सकता है, किस तरह की संभावनाएं, ये भी जताई। इस पर आगे भी चर्चा हमारी जारी रहेगी। फिलहाल ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होंगे। देखते रहिए दिल्ली की अहम और बड़ी खबर पर। वसंत विहार मामले में आज फैसला आ रहा है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बस अब से कुछ ही देर में फैसला सुनाएगा। अनुजा कपूर हमारे साथ स्टूडियो में बनी हुई है। अनुजा, लगातार हम बात करें, इस मामले से आप बहुत पहले से जुड़ी हुई है इस तरह के केसेस से। अगर हम जो छठा आरोपी है, जो नाबालिग है, उसके प्रोफाइल की बात करें और किस तरह की परिस्थितियां वो फेवर में रहती हैं जब एक नाबालिग किस तरह की घटनाओं को अंजाम देता है, इस पर हम ब्रेक पे जाने से पहले भी बातचीत कर रहे थे। हम चाहेंगे आगे आप बताएं कि प्रोफाइल किस तरीके का था उसका प्रोफाइल ये था कि छाया, डीसीपी छाया शर्मा ने उस दिन प्रोफाइल, जब वो पकड़े गए तो उस दौरान जो उन्होंने जो 2-3 प्रोफाइल इस तरीके की बनाने की कोशिश करी, उसके अंदर जो देखा यह गया था कि ये लड़का शुरू से ही अपने माँ बाप से बहुत कट के रहता था, और इसको किसी भी बॉन्डिंग में इंटरेस्ट नहीं था। एंटी सोशल इन नेचर था, इसको सोशली किसी से कोई लेना देना नहीं था। बूस्ट और अपने पीयर ग्रुप के अंदर अल्कोहल, ड्रग्स, बेसिकली आप देखेंगे उस दिन इन सब ने अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में थे,
तो ये अल्कोहल तो था ही, और ये जॉय राइड पे निकले थे। तो और जॉय राइड के अंदर ये लड़की तो बीच में आ गई। इनका मोटिव था पे सेक्स, तो ये उस वक्त एक पे सेक्स के लिए जा रहे थे। तो इसका मतलब है कि इस लड़के का पहले भी ध्यान ऑलरेडी सेक्सुअल क्राइम में काफी रहा है, तो ये सेक्सुअली काफी एक्टिव था। तो अब आप जिन बच्चों को हम बच्चा कहते हैं वो सेक्सुअली एक्टिव नहीं होते, उनका दिमाग इस, और पोर्नोग्राफी डेफिनेटली, आपने आज भी कितने केसेस हम लोग आगे देख रहे हैं, इनका दिमाग पोर्नोग्राफी एंड सेक्सुअल क्राइम्स, जब ये दोनों चीजें मिलती हैं, ड्रग अब्यूज, अल्कोहल अब्यूज, सेक्सुअल वायलेंस इन द हाउस, डोमेस्टिक वायलेंस, इस लड़के का दिमाग पढ़ाई में ना होना, और जिस तरीके से इसने ब्रुटैलिटी करी है, ये जो ऑब्जेक्ट्स का काम करते हैं, जो उसने ऑब्जेक्ट मारा है अंदर, जो आयरन रॉड का था, वो इसी का ही आइडिया था। तो ये बिल्कुल इसके साथ, इन्हीं की ही प्रोफाइल में आता है कि ये जब इस तरीके का सेक्सुअल क्राइम कर रहे होते हैं तो उस वक्त ये किसी ऑब्जेक्ट का सहारा लेते हैं। क्यों? डोमिनेंस, कंट्रोल, अपने आसपास में ये बताने के लिए कि मैं इस टाइम पूरे कंट्रोल में हूं और मैं तुम्हारी ही तरह एक अडल्ट हूं। अपने आप को प्रूव करने की कोशिश, बिकॉज ही इज बीन एंटी सोशल, ही इज बीन रिजेक्टेड फ्रॉम द सोशल सोसाइटी, फ्रॉम द सोसाइटी प्रेशर्स। तो वो इस चीज को ले नहीं पाते हैं, और उस दौरान जब वो इस तरीके का एक्ट करते हैं टुवर्ड्स अ वुमन, वो उस दौरान अपने आप को प्रूव करने में लगे रहते हैं। और यही चीज वो प्रूव करके दिखा रहा था। 2 बार उसके साथ इंटरकॉर्स करना, उस टाइम सेक्सुअली उसके साथ इन्वॉल्व होने का मतलब यही था, उसको ये दिखाना। वो लड़की तो उस वक्त बेहोश थी, पर अपने आसपास उन सबको ये दिखाना कि जो मैं कर रहा हूं वो सही है। क्या ऐसे तबके के लोगों को ये बात के बारे में अंदाजा भी है क्या सही है या गलत? क्यों? क्योंकि जो माँ बाप है वो ही साथ में नहीं है खड़े, उनको ही नहीं मालूम सही और गलत क्या है। वो अपने बच्चों को आगे क्या सिखाएंगे सही और गलत? कहां है एजुकेशन लेवल? तो है नहीं कहीं पर। लॉ एंड ऑर्डर क्या है उनको कोई समझ में नहीं है। वहां पर बच्चा जो पैदा होता है, 6-6, 7-7 बच्चे उनकी लाइन में पैदा हैं, तो वो बड़े बच्चा जो है, जो भी पोजीशन पे ये लड़का था, उसको मतलब ही नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट, खाने का कुछ पता नहीं, सारा वक्त आवारागर्दी, गुंडागर्दी। तो आप बताएं ना कि इन बच्चों का फ्यूचर कहां है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं पारिवारिक परिस्थितियां, आसपास का जो माहौल है, इस तरह की घटनाओं के पीछे एक बड़ी वजह है। तो 16 दिसंबर की दिल दहला देने वाली वारदात की नाबालिग आरोपी पर आज अदालत अपना कुछ ही देर में फैसला सुनाएगी। आइए देखते हैं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष का इस मामले गैंगरेप पर पहला फैसला देख रहे हैं आप। हम बात कर रहे हैं वसंत विहार गैंगरेप मामले की। आज पहला फैसला इस पूरे मामले पर आना है और उससे थोड़ी देर में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का फैसला इस केस में आ जाएगा। हमारे साथ अनुजा कपूर, क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट, मौजूद है स्टूडियो में। अनुजा, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे प्रोफाइल की, जो नाबालिग है, जो छठा आरोपी है, जो मुख्य आरोपी है, उसके प्रोफाइल की। अगर दोषी पाया जाता है, जिस तरह से कानून के जानकार बता रहे हैं, 3 साल तक की सजा का प्रावधान है ऐसे केसेस में। क्या आपको लगता है 3 साल में रिफॉर्म होगा इस शख्स के अंदर? जुवेनाइल को 3 साल के लिए डाला जेल में या उसको रिफॉर्मेटरी होम्स में वहां पे डालें, इसका बेसिकली इनका मतलब ही यही होता है कि जहां पर ये कहते थे 18 साल से नीचे हम उनको जेल में नहीं डाल सकते क्योंकि ये बच्चों का कैरियर खराब हो जाता है, उनका नाम खराब होता है, वो उनको रिफॉर्म करने की जरूरत होती है। मुझे जहां पर लगता है, जहां पर इस तरीके का बारबेरिक एक्ट है, हिडियस क्राइम है, दरिंदगी है, उसके अंदर उसका प्रोफाइल जो झलकता है और जो दिख रहा है, वहां पर इस तरीके से रिफॉर्म मुझे नहीं लगता कि उसको कहीं पर भी हेल्प कर पाएगा। क्योंकि 3 साल की सजा उसके लिए बहुत कम इसलिए कह रही हूं, जिस बच्चे को बचपन पे ही थप्पड़ नहीं पड़ा, जिस बच्चे को बचपन से ही सिखाया नहीं गया कि सही क्या है और गलत क्या है। बच्चे की जो बच्चा जब मां के पेट में होता है, वहां से लेकर 5 साल की उम्र में बच्चे का दिमाग विकसित हो जाता है। और उस 5 साल की उम्र में जब बच्चे का दिमाग विकसित हो जाता है, तो उस दौरान वो अपने आसपास, अपने एनवायरनमेंट से, अपने सोसाइटी से, अपनी फैमिली से, अपने पीयर ग्रुप से वो खींचता है। क्योंकि वो तो एक स्लेट की तरह पैदा होता है, क्लीन स्लेट, उसे कुछ नहीं पता होता रेप क्या है, सेक्सुअल असॉल्ट क्या है, डोमेस्टिक वायलेंस क्या है, माँ बाप कैसे है, माँ बाप कौन है। ये आप वो तो किसी को भी माँ बाप मान लेंगे, जंगल में पैदा होगा तो बिल्ली, शेर, कुत्ते, हाथी, किसी को भी माँ बाप मान लेंगे।
तो ये हम हैं जो उस बच्चे को बताते हैं सही क्या है, गलत क्या है, और सोसाइटी सिखाती है। तो क्या सोसाइटी ने उसको सिखाया? क्या उसको उस दौरान जब उसको वो, और ये पहला क्राइम नहीं था उसका, क्योंकि वो एक हैबिचुअल ऑफेंडर था, उसने ये काम ऐसे कई दरिंदगी उसने करी, ये तो सबसे दर्दनाक किया है। इससे पहले उसे छोटे पैटी पैटी क्राइम भी, इससे बहुत तरह के क्राइम किए होंगे। अनुजा, आप बातचीत आगे भी जारी रखेंगे और वकीलों का इसको लगता है कि चीजें बदली और कहीं ना कहीं कानून में जिसमें बहुत बड़ी जरूरत है एक बदलाव की, क्योंकि उसी के चलते हैं जो कि इस तरह के मामलों में इजाफा हो रहा है। इस घटना के बाद ये लगा था कि चीजें थोड़ी सी बदलेंगी, लेकिन कहीं कुछ नहीं बदलाव आया। रातों रात तो कहीं पर भी चेंज नहीं आएगा। और जिस तरीके से इसने ये जरूर दिखा दिया कि इस लड़की की डेथ ने हमें एक हमारे को पिक्चर एक क्लियर कर दी कि हम लोग कहां बैठे हैं, हमारा लॉ एंड ऑर्डर कितना मजबूत है, कितना जस्टिस के लिए खड़ा है। ये हमें चीज सामने नजर आई है जरूर। और जहां तक रहा चेंज का सवाल, सिर्फ चेंज जो मुझे नजर आया है वो है FIR जो अब ज्यादा लॉन्च हो रही है। लड़कियां थोड़ी सी, और अब पहले तो डर के बैठ जाती थी, माँ बाप भी शायद साथ नहीं देते थे, पर अब वो खड़ी होती हैं, अपना FIR लॉन्च करवाती हैं और डरती नहीं। और इस गंदगी का, इस जुर्म का सिर्फ घर से ही नहीं, FIR लॉन्च करके पुलिस स्टेशन में, दुनिया के सामने, कोर्ट में खड़े होकर ये बताने के लिए कि हां, इस अक्यूज्ड को आप जेल के सलाखों के पीछे डालिए। और यही चीज बताने के लिए आज 16 दिसंबर का केस सामने आ रहा है। हर एक उस लड़की की जो इस घटना से, कोई औरत अछूती नहीं है। कहीं रेप है, कहीं सेक्सुअल असॉल्ट है, कहीं ईव टीजिंग है। आपको मालूम है कितने बंदे देख रहे हैं, और शायद कितने क्रिमिनल्स देख रहे हैं, कितने हैबिचुअल हैं, कितने और आगे करेंगे। ये उन सब को रोक लगाने की सबसे बड़ी चीज है। अभी तक अगर जो नहीं हुआ वो आज हो जाए, इस चीज को रोक लग जाए, एक बार वो एक डिटेरेंट देने का सामने, दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पलरी केस बन जाए और ये दिखा दे कि हां, जस्टिस इस सब चीजों से ऊपर है। कानून के हाथ जो ये कहते हैं लंबे हैं वो हो। मैं भावुक होकर बात नहीं कर रही हूं, मैं बिल्कुल भावुक होकर बात नहीं कर रही हूं इसके अंदर। मैं इसके अंदर इसलिए बात करना चाह रही हूं कि अगर ये वक्त हाथ से निकल गया तो इसके आगे आने वाला वक्त बहुत खौफनाक होगा, हम रोक नहीं पाएंगे। तो जो आप भी मानती है कि एक बार यहाँ सख्ती दिखाने की जरूरत है और इसके बाद एग्जाम्पल सेट होगा, आगे शायद इस तरह के मामलों में कमी आए, जिसका इंतजार एक तरीके से सभी को है इस घटना के बाद से कि इस तरह की चीजें आगे सुनने देखने को ना मिले। हम लोग यही देख रहे हैं, क्योंकि ये अगर जुडिशरी चाहे तो इसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस में डाल सकती है। वो चाहे, उन्होंने इतना कुछ किया है, स्यू मोटो लिया है, स्यू मोटो करके देयर आर सो मेनी प्राइमा फेसिया, लुक एट द केस को देखकर इसकी बारीकियों को समझते हुए, इसके दर्दों को समझते हुए, एक बार इनको समझना, जो इन्होंने लिए हैं कई केसेस इमोशनल बैकग्राउंड्स पे लिए हैं, इस केस को इन्होंने अंजाम देना होगा। क्योंकि ये केस सिर्फ एक इंडिया का हाई प्रोफाइल केस नहीं रह गया है, ये केस हमारी पूरी वर्ल्ड में, हमारे UN, आप देख रहे हैं कि UN ने भी कितनी गाइडलाइंस दी हैं इंडिया को। हम लोग शर्मसार हैं, हमें अपनी जगह चाहिए, हम औरतों को अपनी जगह चाहिए, इंडिया को अपनी जगह चाहिए। जुडिशरी के साथ अगर ये फैसला उन सब लोगों को एक ढांढस बनाएगा, उसके माँ बाप को एक ढांढस बनाएगा, उस लड़की को कि यहां पर जो कुछ वो छोड़कर गई थी, कम से कम उसके साथ जिस बंदे ने इतना दर्दनाक व्यवहार किया, कहीं ना कहीं भगवान कहते हैं ना सुनता है। तो यहां पर भगवान सुनना, हमारे लिए भगवान कौन है? जुडिशरी। बिल्कुल, और उम्मीद भरी नजरें आज टिकी हैं जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड पे कि क्या फैसला वहां से आता है। बहुत से लोगों को, पूरे देश के लोगों को उम्मीद है कानून से कि दोषियों को सजा मिले और सख्त से सख्त सजा मिले। इस पर चर्चा आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल ले रहे हैं एक ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे, देखते रहिए। अनुजा, आपने भी सुना जिस तरह से पिंकी आनंद जो कि बता रहे वरिष्ठ वकील हैं, उनका भी कहना था कि पता नहीं क्यों बदलाव नहीं हो रहा है। वैसे कानून सभी को माना है जिस तरह का कानून है, लेकिन बदलाव की बहुत बड़ी जरूरत है, क्योंकि जुवेनाइल जो अपराध है उनमें इजाफा बहुत तेजी से हो रहा है।
चेंजेस क्यों नहीं आ रहे जुवेनाइल्स के अंदर। मैं यहीं पर बताना चाहूंगी कि जुवेनाइल जो इतना बढ़ता जा रहा है क्राइम, जो ये लोग जुवेनाइल्स जो ये क्राइम कर रहे हैं, वो इतना ज्यादा जुवेनाइल क्यों सामने आ रहा है। इतने ऑर्फेन होम होते हुए, इनको रिफॉर्मेटिव थ्योरी देते हुए, इनको रिफॉर्म के अंदर डालते हुए, फिर भी इनमें क्यों नहीं आ रहा है चेंज। क्योंकि अगर आप एक बारी ऑर्गेनाइजेशनल होम्स में जाके देखिए, जुवेनाइल होम्स में जाके देखिए, आपको लगता है वहां पर जाके देखिए कि उनको एक बारी भी इस बात का एहसास दिलाया जाता है कि आपने कोई गलत काम किया है? नहीं, यहां पे कोई रिफॉर्म की थ्योरी नहीं है। वो वहां पर भी उसी ऐशो आराम से बैठते हैं, खाते पीते हैं। ज्यादा से ज्यादा उन्हें क्या फील होता है वहां पर, आप देखिए जाकर, क्योंकि वहां पर वो एक रिफॉर्मेटिव थ्योरी वहां पर सामने नजर नहीं आती। मुझे मालूम है मेरी बहनें कहीं ना कहीं जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो इनको चलाती हैं, वो कहती होंगी कि यहां पर आप आके देखें कि हम लोग रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये तो एक स्टैटिस्टिकल चार्ट ही बताता है ना कि रिफॉर्म्स नहीं हो रहे हैं। जो बच्चे उसमें से निकलकर बाहर आते हैं वो सेकेंड एक्ट करते हैं, तो वो इतने धीरे धीरे हैबिचुअल, क्योंकि उनके साथ ही अंदर कितने लोग बच्चों के साथ सेक्सुअल अब्यूज होता है जी। उनके साथ ही अंदर, उनके साथ इतने तरीके की हीनियस अननेचुरल सेक्स होता है। लड़कियां ले लो, लड़के ले लो, क्योंकि जुवेनाइल तो बॉय एंड गर्ल बोथ है। तो किसी तरह की रिफॉर्म नहीं होता है और उसकी संभावना जिस तरह का माहौल है